दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रही बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक के अंदर मौजूद हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। इसके बाद राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। फिलहाल यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक जारी है। राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके अलावा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अर्जुना मेघवाल, विजय राहटकर, भागीरथ चौधरी, कैलाश चौधरी भी बैठक के अंदर शामिल हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। एक एक करके तमाम नेता वहां पहुंचते हुए प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हुए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन को लेकर मीटिंग चल रही है और उसके बाद राजस्थान के 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बैठक होगी। और इसके लिए तमाम राजस्थान के बड़े नेता, दिग्गज नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इसके अलावा राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अर्जुना मेघवाल, विजय राहटकर, भागीरथ चौधरी, कैलाश चौधरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से हरियाणा का परिणाम आया उसके बाद बीजेपी में जोश है और जोश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए वो जोश भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा पहुंच गए हैं, विजय राहटकर पहुंच गई हैं, कैलाश चौधरी पहुंच गए हैं। और ये बैठक महत्वपूर्ण है और इस दौरान माना जा सकता है कि एक बड़ा टारगेट दिया जाए, क्योंकि जो 7 सीटें उनमें से बीजेपी 2023 के चुनाव में सिर्फ एक ही सीट को जीत पाई थी, बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। ऐसे में इनमें से एक बीएपी के खाते में भी आप डाल सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 7 में से कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी रखती है। हालांकि बाहर जब आएंगे तो कहेंगे कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन इंटरनली वो जानते हैं कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर, जहां कांटे की टक्कर वहां किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए, ये तमाम मंथन होगा। साथ ही मंथन होगा, हो सकता है कि राजस्थान में जो बीजेपी सदस्यता अभियान है उसको कैसे गति दी जाए, इसके साथ साथ इन 7 सीटों पर किस किस को जिम्मेदारी दी जाए, वहां की समीकरण क्या है, उन समीकरणों को कैसे साधा जाए, क्योंकि जो 7 सीटें खाली हुई हैं उनमें से महज एक पर ही बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा 5 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, ये बैठक अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है, क्योंकि हरियाणा के जिस तरीके से चुनाव आए हैं, बीजेपी मुमकिन है कि 7 सीटों पर जीतने की रणनीति पर काम करेगी और इसलिए सभी के लिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण। देखिए विजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से ताकत मिली है हरियाणा फतेह के बाद, तो राजस्थान में भी उसे बरकरार रखा जाए। यही कारण है कि इस बैठक को बुलाया गया। हालांकि चर्चाएं ये भी है कि कल परसों में आचार संहिता लगेगी, राजस्थान के उपचुनाव का भी ऐलान साथ में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली जाए। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में गए थे और जिन्हें जो दायित्व दिए गए थे उन्होंने नाम लाकर दे दिए। अभी प्राथमिक तौर पर ऐसे लग रहा था कि आज की बैठक में 2-3 नाम सामने आएंगे, लेकिन 2-3 नामों से ज्यादा किसी किसी पर 5 नाम भी सामने आए। आज की बैठक में बहुत सारे नाम आए। इन्होंने अपनी तरफ से नामों की एक फहरिस्त तैयार कर ली, जो मोटी तौर पर, फौरी तौर पर हम चर्चाओं में उनका नाम भी लेते हैं और चर्चाएं भी करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब दिल्ली अपने सर्वे में स्थितियां देखेगा कि कौन टॉप पर है और कौन पीछे है, उस आधार पर फैसला करेगा। और उनके अलावा सबसे बड़ी बात है कि नाराजों को मनाने की कोशिश भी की जाएगी कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, उसे साथ ही मना लिया जाए। इस बात पर भी गौर फरमाया जाएगा। लेकिन आज जो जेपी नड्डा की बैठक है, उस बैठक में इन नामों पर लगभग अगर मोटे तौर पर माना जाए तो लगभग सहमति सी बन जाएगी। एक दो नाम रहेंगे जिनको लेकर आला कमान फैसला कर लेगा। जैसे कंपटीशन में 2 नाम होते हैं बराबर टक्कर के कि इन दोनों में से किसी एक पर फैसला करना है, तो आला कमान पर छोड़ दिया जाता है। तो ये बैठक
ऐश्वर्य, आपको लग रहा है कि कुछ नाम काफी तेजी से फैलते हैं और कुछ बड़े दिग्गज विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर हार गए थे, क्या उनकी एंट्री विधानसभा में कराने के लिए उनको मैदान में उतारा जा सकता है? आप जानते हैं इशारे किधर है? देखिए, साधारण सी बात है, जिन बड़े दिग्गजों की बात करते हैं तो ये राजस्थान की राजनीति की बड़ी विडंबना भी रहती है। हर कोई लीडर हर जगह जाकर नहीं जीत सकता। कोई लीडर किसी क्षेत्र में अपना नाम रखता है तो कोई किसी क्षेत्र में अपना नाम रखता है। और यहाँ पर ये अमूमन राजस्थान में देखा जाता है कि सीटें बदलने पर ही लीडर हार जाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस जो होता है वो जनता उसे साइड में कर देती है। दूसरी बात ये कि पार्टी में भी दो खेमे होते हैं। एक खेमा चाहता है कि नयों को मौका दिया जाए, जो बगावत कर चुके उन्हें मौका किस लिए दोबारा दिया जा रहा है, या जो हार गए उन्हें मौका दोबारा किस लिए दिया जा रहा है। एक खेमा ये बोलता है। दूसरा खेमा बोलता है कि जो पार्टी के एसेट्स हैं, जो पार्टी में वाकई में अच्छे लीडर हैं, हार जाते हैं किसी कारणवश तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ऐसी भी बातें आती है। ये तमाम तरीके की चीजें केंद्र अपने लिहाज से देखेगा, लेकिन जो पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को देखा गया कि विजेंद्र, आपने और हमने एक चीज देखी कि लोकसभा चुनाव में एक स्वर्णिम मौका था उन बड़े लीडर्स के लिए जो दिल्ली जाना चाहते थे, और वाकई में वो जीत सकते थे, क्योंकि जब दूसरे नयों को मौका मिला वो जीत गए तो वो लीडर आसानी से और आराम से जीत सकते थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो पार्टी अपने लिहाज से फैसले करती है, पार्टी आगे की चीजों को देखती है, और पार्टी, शायद मुझे नहीं लगता कि पार्टी यहाँ पर कुछ परंपरागत चीजें करे। मुझे लगता है यहाँ पर भी प्रयोग करने की कोशिश करेगी, लेकिन भजनलाल शर्मा किस मजबूती के साथ अड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज की बैठक में वसुंधरा राजे नहीं आई। अब वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा, क्या कुछ सलाह वो देती है, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पर्दे के पीछे बात ये भी कही गई कि सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा। वसुंधरा कैंप के किसी नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत लेट सूचना वसुंधरा राजे को दी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग वीसी से भी जुड़े, तो ये इस तरीके की चर्चाएं लगातार चलती है। लेकिन ये भी तय मानकर चलिएगा कि इस कोर टीम की बैठक में इस बार दो दिग्गज नहीं है। एक दिग्गज गुलाब चंद कटारिया हुआ करते थे, राज्यपाल बने। दूसरे ओम प्रकाश माथुर दिग्गज, वो अब सिक्किम में चले गए हैं राज्यपाल बनकर। तो ऐसे में बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अब यहाँ पर कौन ताल ठोक कर अपनी बात कहेगा, क्योंकि जो दो लीडर हैं जो अमूमन बोला करते थे, वो दोनों के साथ भी इतिहास ऐसा जुड़ गया कि यदि हम तीन लीडरों की बात करते हैं, एक वसुंधरा राजे हैं, वो किस मूड में रहती है, क्या बोलती है, ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया बदकिस्मती से दोनों ही चुनाव हार गए। पिछली बार वो दबंगई से अपनी बात कहते थे, तो क्या आज की बैठक में वो दबंगई से बात कह पाएंगे? अब बची बात गजेंद्र सिंह शेखावत की और भूपेंद्र यादव की। तो भूपेंद्र यादव अच्छे से जानते हैं कि उनका पार्टी में कद क्या है, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी जानते हैं कद क्या है, लेकिन बैठक में कौन कितना बोल पाता है ये देखने वाली बात होगी। और हालांकि जेपी नड्डा की इस बैठक में अमित शाह जब मौजूद रहेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कुछ बोल पाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन जिनके जिक्र आपने किए, जिनके नामों के जिक्र किए, उनसे तो बिना बैठक के भी हम मानकर चल रहे हैं कि सजेशन ले ही लिए गए होंगे। भाई मसलन उदयपुर की सीट पर जो चुनाव होना है उस पर उनकी राय महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन क्या पार्टी इस तरह भी सोचती है कि बड़े नेता जो एक बार चुनाव हार गए हैं उनके ऊपर रिस्क ना लिया जाए, इसलिए ना लिया जाए कि अगर गलती से दोबारा हार गए तो जो प्रतिष्ठा उन नेताओं के साथ जुड़ी होती है वो एक मैक्सिमम अंदाज में डैमेज होती है, और पार्टी के पास बहुत ऑप्शन होते हैं संगठन में काम कराने के, और उसके जरिए उनके कद को बढ़ाया जा सकता है। देखिए विजेंद्र, यहाँ पर एक चीज तो है, बीजेपी में थोड़ा सा पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा कि अमूमन ऐसा होता था कि परंपरागत रूप से कई बड़े नेता थे वो मीडिया में सामने होते थे। आप और हम लगातार देखते थे कि उनकी बाइट, मीडिया बयान एक नहीं दर्जनों की संख्या में थे। अब वो चेहरे अचानक से नहीं दिखते, अब दूसरे चेहरे उन बयानों में, इन तमाम चीजों में देखते हैं। तो आला कमान भी संभवतः ये चाहता है कि नए चेहरे आए, दूसरे चेहरे आए, जो लंबे समय से चल रहे हैं उनकी जगह रिप्लेस किया जाए। शायद उनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी। ऐसा ही उन्होंने कुछ प्रयोग यहाँ राजस्थान में लोकसभा में किए। लोकसभा चुनाव में जो प्रयोग किए तो वो प्रयोग इनके ज्यादा सफल नहीं रह पाए। राजस्थान की राजनीति टोटल अलग है। हरियाणा से अलग राजस्थान की राजनीति है, राजस्थान की राजनीति यूपी से अलग है।
राजस्थान की राजनीति में टोटल जातिगत गुणा भाग है। लेकिन अगर हम हरियाणा से विजेंद्र तुलना करते हैं तो वो जाट और एंटी जाट है। लेकिन राजस्थान में इतने सारे अंचल हैं कि यहाँ पर कहीं पर जाट है तो कहीं पर गुर्जर है तो कहीं पर मीणा है, कहीं और बाकी दूसरी बड़ी जातियों की बात करते हैं तो ब्राह्मण्स और राजपूत है, वो हर जगह फैले हुए हैं, उनकी भी अच्छी संख्या है। तो राजस्थान की राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण से है लोकल ध्रुवीकरण। लोकल स्तर पर कितना ध्रुवीकरण किस कदर कर पाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर दौसा और उनियारा को देख लीजिए, देवली उनियारा को, और दौसा में अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो दूसरी जाति को देवली उनियारा में दिया जाएगा। लेकिन यह भी तय नहीं है कि एक जमाना होता था कि एक सीट पर गुर्जर को दे दिया, एक पर मीणा को दे दिया तो दोनों जातियां खुश हो गई। आज की डेट में ऐसी स्थितियां हैं कि एक जाति को टिकट दे दिया जाता है तो दूसरी जाति अपने लिहाज से ताल ठोकने की कोशिश करती है। कोई मैसेज ऐसा नहीं जाता है। यहाँ पर नेताओं को देखा जाता है, नेताओं की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और यहाँ पर देखा जाता है कौन सी जाति किस पार्टी के साथ है। जैसे कांग्रेस अपना एक परंपरागत वोट बैंक मानकर चलती है, वैसे ही बीजेपी भी अपना परंपरागत वोट बैंक मानकर चलती है। दोनों परंपरागत वोट बैंक के आधार पर है, और दोनों ही पार्टी जब ज्यादा प्रयोग करेंगी तो उनके परंपरागत वोट बैंक नाराज हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मान लीजिए ए जाति की बात कहते हैं कि ए जाति ने सर्वाधिक वोट दिया और ए जाति के लोगों को तवज्जो नहीं मिली, तो ये मैसेज चला जाएगा। सेम ऐसा ही कांग्रेस में है। कांग्रेस में मान लीजिए बी जाति के या ए जाति के लोगों ने किसी ए जाति ने ज्यादा वोट दिए हैं और ए जाति को वो अपने लिए ज्यादा मानते हैं, और मान लीजिए उस ए जाति की जगह बी या सी जाति कोई XYZ जो भी है उस जाति को तवज्जो मिलती है, तो ये मानकर चलिए कि मूल वोटर है वो नाराज होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये अग्नि परीक्षा है मदन राठौड़ की, ये अग्नि परीक्षा है राधा मोहन दास अग्रवाल की, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो कि राजस्थान में सत्ता के मुखिया हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। इन तीनों नेताओं की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अरुण सिंह थे वो अपने लिहाज से काबिलियत रखते थे। अरुण सिंह अब यहाँ नहीं रहे हैं, वो दूसरे राज्य में चले गए, राजस्थान से उनका इत्तेफाक नहीं। मदन राठौड़ से पहले सीपी जोशी थे जिन्होंने चुनाव जितवाए, अच्छे तरीके से चुनाव जितवाए। सीपी जोशी का रोल यहाँ नहीं रह गया है, मदन राठौड़ नए आ गए हैं। तो भजनलाल शर्मा जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल ऐश्वर्या, टेक्निकली कह सकते हैं कि तीनों अपनी अपनी पोजीशन पर आने के बाद राजस्थान में पहला चुनाव फेस करेंगे। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में अपने लिहाज का लोकल चुनाव पहली बार पेश करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उनके आधार पर लोकसभा में चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी के आधार पर थे और मोदी ही चेहरा थे। लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में चेहरा लोकल लीडरशिप होती है। यहाँ पर भजनलाल शर्मा भी चेहरा है, मदन राठौड़ भी चेहरा है, राधा मोहन दास अग्रवाल भी चेहरा है, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, ये सब पार्टी के चेहरे हैं। आप फोटोग्राफ में भी देखते होंगे जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर चलते हैं, उनमें भी इन सभी लीडर्स के फोटो आपको दिखाई दे जाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, इसकी कितनी संभावना है कि इस मीटिंग के बाद लगभग लॉक कर दिया जाए कि कौन कौन कहां से मैदान में उतरने वाला है, बेशक नामों का खुलासा ना किया जाए? देखिए, नामों का खुलासा फर्स्ट इंडिया न्यूज विजेंद्र अच्छे से जानते हैं। चाहे हमारे योगेश शर्मा हो, अदिति नागर हो, या अपनी टीम में फर्स्ट इंडिया की टीम में आप खुद हो या फिर दूसरे लोग हों, सभी लगातार अलर्ट रहते हैं। हम सभी की कोशिश होती है पूरी फर्स्ट इंडिया टीम की कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर नाम चलाएं, सबसे पहले हम नाम चलाएं कि किसकी संभावना है, अंदर की खबरें चलाएं, और ये भी तय है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर बाजी मारेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।